अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम लोग फ़ाइबर मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। अब बेसिकली फ़ाइबर मॉर्फोलॉजी होती क्या है और उसे पढ़ने की ज़रूरत क्या है, इसके बारे में समझते हैं। देखें, ज़ाहिर है कोई भी टेक्सटाइल प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें फ़ाइबर की ज़रूरत पड़ती है। तो उस फ़ाइबर को यूज़ करने के लिए हमें उसकी प्रॉपर्टीज़ का पता होना बहुत बहुत ज़रूरी है। अब वो प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं फ़ाइबर के स्ट्रक्चर पे, चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हों या फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हो, वो डिपेंड उसके स्ट्रक्चर पर ही करेगी। चाहे उसका फिज़िकल स्ट्रक्चर की आप बात कर लें या फिर केमिकल स्ट्रक्चर की बात कर लें, तो ज़ाहिर है हर तरह की प्रॉपर्टी उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। और अगर मैं नेचुरल फाइबर्स की बात कर रहा हूँ तो उसके स्ट्रक्चर को ज़ाहिर है हम इतना ज़्यादा मॉडिफाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर मैं सिंथेटिक फाइबर्स की बात कर रहा हूँ या मैनमेड फाइबर्स की बात कर रहा हूँ, तो ड्यूरिंग प्रोसेसिंग हम डिफरेंट तरह के चेंजेस ला सकते हैं, उसके स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंट तरह की मॉडिफिकेशंस ला सकते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से फ़ाइबर के स्ट्रक्चर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसकी हम प्रॉपर्टीज़ चेंज कर सकते हैं और उसी की बेसिस पे हम उसका यूज़ डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। तो स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। फ़ाइबर की स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे तो वो फ़ाइबर मॉर्फोलॉजी कहलाएगी, ठीक है। फ़ाइबर साइंस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है फ़ाइबर मॉर्फोलॉजी, ठीक है। तो अब किसी भी फाइबर के स्ट्रक्चर को देखने के डिफरेंट लेवल्स होते हैं। आप माइक्रोस्कोप से अगर फाइबर को देख रहे हो तो वो माइक्रोस्कोपिक लेवल होता है, सबसे पहला लेवल हमारे पास माइक्रोस्कोपिक लेवल है, ठीक है। माइक्रोस्कोप से किसी भी फाइबर को दो तरीके से देख सकते हो आप, या तो उसके क्रॉस सेक्शनल व्यू को देख सकते हो या फिर लॉन्गिट्यूडनल व्यू को देख सकते हो। मतलब क्रॉस सेक्शनली देखने पे हमें पता चलेगा कि उसके अंदर किस तरह की चीज़ें, उसके अंदर पोर्स हैं या नहीं मौजूद है उसके अंदर पोर्स, उसका जो क्रॉस सेक्शनल शेप है वो किस तरह का है। इसी तरीके से लॉन्गिट्यूडनल व्यू देखने पे हमें उसका टेक्सचर नज़र आता है, उसकी सरफेस की फ्रिक्शन का अंदाज़ा हो जाता है, ठीक है। उसकी बेसिस पे हमें कोहेसिवनेस का अंदाज़ा हो जाता है। बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें अंदाज़ा हो सकता है सिर्फ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखने से, जैसे उसका पोरस नेचर और उसकी फ्रिक्शन, उसका लस्चर, ये सारी चीज़ें। तो देखते हैं अब बेसिकली सिर्फ क्रॉस सेक्शन की अगर हम बात करें, यहाँ पे मैंने 3 क्रॉस सेक्शनल व्यूज़ बनाए हुए हैं। सबसे पहला जो क्रॉस सेक्शनल व्यू है वो बिल्कुल सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल व्यू है, ठीक है। अगर हम उसको चेंज करके ट्रायलोबल शेप में ले आएँ तो इन दोनों स्ट्रक्चर की बेसिस पे प्रॉपर्टीज़ का फ़र्क पड़ेगा, ऑब्वियसली पड़ेगा, ठीक है। ज़्यादा उसके अंदर सरफेस एरिया आ जाएगा। अगर मैं इस बी वाले क्रॉस सेक्शन की बात करूँ ट्रायलोबल शेप के अंदर, तो सरफेस एरिया बढ़ जाने की वजह से इसकी एब्जॉर्बेंसी ए के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी, लेकिन इसके अंदर अंदर की तरफ ग्रूव्स बने हुए हैं, जिसकी वजह से इसका लस्चर कंपैरेटिवली रिड्यूस हो जाएगा, लस्चर ए का ज़्यादा होगा कंपैरेटिवली, ठीक है। तो ये बहुत छोटे से स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस लाने की वजह से इसकी प्रॉपर्टीज़ में काफ़ी सारा फ़र्क पड़ रहा है। दोनों ही केसेस में इतना ज़्यादा कंप्रेसिबल नहीं है क्योंकि इसके सेंट्रल पोर मौजूद नहीं है, ठीक है। इसकी वजह से कंप्रेसिबल ना होने की वजह से ज़्यादा सॉफ्ट का हम इतना अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन अगर मैं कंपैरिजन करूँ सी के साथ, तो यहाँ पर जो मेरे पास हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है वो तो है, लेकिन इसके सेंटर में एक तरह का पोर मौजूद है, ठीक है। इसके अंदर सेंटर के अंदर फाइबर हॉलो है, तो इस वजह से क्या होगा, बेसिकली इसके अंदर कंपैरेटिवली एब्जॉर्बेंसी ज़्यादा होगी। एब्जॉर्बेंसी भी ज़्यादा होगी, ज़ाहिर है स्ट्रक्चर के अंदर हॉलो पोर है, तो एक तरीके से फाइबर कंप्रेसिबल भी होगा, तो सॉफ्टनेस भी इसके अंदर मौजूद होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें किस बेसिस पे पता चल रही हैं, इसके क्रॉस सेक्शनल व्यू की बेसिस पे पता चल रही हैं। अब हम आ जाते हैं लॉन्गिट्यूडनल व्यू के बारे में डिस्कशन करते हैं थोड़ी। लॉन्गिट्यूडनल व्यू के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर मैंने फाइबर के 3 लॉन्गिट्यूडनल व्यूज़ बनाए हुए हैं। इसके अंदर मेरे पास जो ए वाला लॉन्गिट्यूडनल व्यू है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रक्चर है। स्ट्रेट स्ट्रक्चर होने की वजह से फ्रिक्शन कंपैरेटिवली लो होगी, फाइबर्स की कोहेसिवनेस भी कंपैरेटिवली कम होगी, तो फाइबर्स एक दूसरे को इतना ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाएंगे। मतलब बनाने के दौरान यार्न के अंदर ज़्यादा ट्विस्ट ऐड करना पड़ेगा ताकि फाइबर्स एक दूसरे को होल्ड करें। वहीं अगर मैं ए का कंपैरिजन बी के साथ करूँ तो इसके अंदर हमें एक नेचुरल ट्विस्ट नज़र आ रहा है, इसके स्ट्रक्चर में हमें हल्का सा क्रिम्प नज़र आ रहा है। उस क्रिम्प की वजह से फाइबर की कोहेसिवनेस बढ़ जाएगी, तो कम ट्विस्ट पर भी फाइबर्स एक दूसरे को होल्ड कर सकते हैं। ए के कंपैरिजन में बी वाले स्ट्रक्चर में फ्रिक्शन भी कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से इसके अंदर
फाइबर्स को एक दूसरे को होल्ड करने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी और एज अ एंड रिजल्ट कोहेसिवनेस भी इसके अंदर ज़्यादा होगी। ठीक है, जितनी ज़्यादा हाई कोहेसिवनेस होगी उतना ज़्यादा फाइबर आसानी से लो ट्विस्ट पे एक दूसरे को होल्ड कर सकते हैं और उतने ज़्यादा एम्प्टी स्पेसेस भी होंगे। ठीक है, वहीं अगर मैं इसका कंपैरिजन करूँ सी स्ट्रक्चर के साथ तो इसके अंदर और ज़्यादा इसका एक तरीके से हेलिकल स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, जिसका मतलब है कोहेसिवनेस कंपैरेटिवली इन दोनों के कंपैरिजन में और ज़्यादा कोहेसिवनेस होगी। तो इसी वजह से इसके अंदर हम और कम ट्विस्ट पे फाइबर्स को होल्ड करा सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा आसानी से ज़्यादा इजीली स्पनेबल कौन सा फाइबर है, सी, बेस्ड ऑन दी कोहेसिवनेस। ठीक है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल व्यू की बेसिस पे हमने ये सारी चीज़ों का अंदाज़ा लगा लिया। इसी लॉन्गिट्यूडनल व्यू की बेसिस पे हम इसके लस्चर का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। जाहिर है जो जितना ज़्यादा स्ट्रेट स्ट्रक्चर होगा उसमें हाई लस्चर होगा, मसलन ए की अगर हम बात करें तो इसमें लस्चर ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू सी एंड बी। ठीक है, तो इन सारी प्रॉपर्टीज़ का अंदाज़ा हम कैसे लगा पा रहे हैं, सिर्फ क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल व्यू की बेसिस पे। अगर हम इसको मज़ीद और ज़्यादा जूम करके देखें तो फिर हमें क्या नज़र आएगा, मज़ीद बारीक लेवल नज़र आएगा इसका, जिसको हम कहेंगे पॉलीमर चेन अरेंजमेंट। अब जाहिर है हर फाइबर पॉलीमर का तो बना हुआ है, तो पॉलीमर चेन अरेंजमेंट ज़रा समझते हैं। पॉलीमर चेन अरेंजमेंट की बात अगर हम करें तो देखें पॉलीमर चेन या तो इस तरीके से अरेंज हुई हुई होगी कि पॉलीमर चेन्स आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, इस तरह के रेगुलर पैटर्न वाले स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, क्रिस्टलाइन रीजन कहेंगे। वहीं पर अगर हम बात करें इस तरह के स्ट्रक्चर की, यहाँ पर कोई डेफिनेट पैटर्न हमें नज़र नहीं आ रहा, तो ये रैंडम अरेंजमेंट है। तो अगर पॉलीमर की एक रैंडम अरेंजमेंट होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, एमॉर्फस रीजन कहेंगे। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन रीजन के अंदर पॉलीमर चेन पैरेलल टू ईच अदर हैं। यहीं पर अगर हम एमॉर्फस रीजन की बात करें तो पॉलीमर चेन रैंडमली अरेंज्ड है। रैंडमली अरेंज होने की वजह से डिस्टेंसेस यहाँ पर मॉलिक्यूल के अंदर ज़्यादा हैं, जिसका मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपैरेटिवली कम है एमॉर्फस रीजन में। वहीं अगर मैं क्रिस्टलाइन रीजन की बात करूँ, चेन के पैरेलल होने की वजह से पॉलीमर चेन एक दूसरे के पैरेलल हैं, करीब करीब हैं, जिसका मतलब है यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी, ज़्यादा अट्रैक्शन होगी। तो कॉमन सेंस की बात है, अगर हम ये सोचें कि इन दोनों में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर कौन सा होगा, तो ऑब्वियस ही बात है कि स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन की वजह से क्रिस्टलाइन रीजन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। एमॉर्फस रीजन एज कम्पेयर टू क्रिस्टलाइन रीजन कंपैरेटिवली वीक होगा। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम बहुत सारी और प्रॉपर्टीज़ का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर हम स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करें तो याद रखिएगा, ज़्यादा क्रिस्टलाइन रीजन होगा तो स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी, एमॉर्फस रीजन ज़्यादा होगा तो स्ट्रेंथ कम होगी, क्योंकि एक तरह का वीक स्ट्रक्चर है। इसी तरीके से डेंसिटी की बात करते हैं। अब जाहिर है बहुत सारे लोग जिनका साइंस का बैकग्राउंड नहीं होता, डेंसिटी उनको इतने अच्छे तरीके से नहीं समझ आती, तो आसान सी बात है, मैं बता देता हूँ। देखें, डेंसिटी को आप समझें कंसंट्रेशन ऑफ मास। अगर मैं ढेर सारा मास थोड़ी सी जगह पे जमा कर दूं मतलब डेंसिटी हाई है, उसी मास को अगर मैं फैला दूं तो इसका मतलब डेंसिटी लो है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर क्रिस्टलाइन रीजन में देखें तो यहाँ पे बहुत सारा चेन का मास थोड़ी सी जगह पे कॉन्सेंट्रेट हुआ है। इसका मतलब क्रिस्टलाइन रीजन क्या करता है, डेंसिटी इंक्रीज कराने में हेल्प करता है। ठीक है, ज़्यादा क्रिस्टलाइन रीजन होगा तो डेंसिटी ज़्यादा होगी, मतलब हैवी वेट फाइबर होगा। अगर उसके अंदर एमॉर्फस रीजन ज़्यादा है तो इसका मतलब है डेंसिटी कम होगी, कंपैरेटिवली लाइट वेट फाइबर होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं यही चीज़ को कनेक्ट करते हुए आगे लेके चलूँ तो और समझते हैं। देखें, एब्जॉर्बेंसी की अगर हम बात करें तो एब्जॉर्ब कहाँ होता है मटेरियल, जहाँ पे एम्प्टी स्पेसेस ज़्यादा होती हैं। तो एम्प्टी स्पेस इन दोनों में से कौन से स्ट्रक्चर में ज़्यादा हैं, एमॉर्फस रीजन में ज़्यादा एम्प्टी स्पेसेस हैं, तो जाहिर है एमॉर्फस रीजन के अंदर ही एब्जॉर्बेंसी होगी। ठीक है, तो ज़्यादा एमॉर्फस रीजन है तो उसके अंदर एब्जॉर्बेंसी भी ज़्यादा होगी। वैसे तो एब्जॉर्बेंसी के ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे समझते जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी तरीके से फाइबर की फ्लेक्सिबिलिटी डिपेंड कर रही होती है एमॉर्फस रीजन के ऊपर। जाहिर है क्रिस्टलाइन रीजन के अंदर तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्सेस हैं, तो उसके अंदर मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। मूवमेंट कहाँ हो सकती है, जहाँ पे वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो ये जो एमॉर्फस रीजन होता है यही उस फाइबर को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है। फ्लेक्सिबिलिटी जाहिर है जितनी ज़्यादा एमॉर्फस रीजन होगा उतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी, उतना हाई ड्रेप होगा। अगर क्रिस्टलाइन रीजन ज़्यादा होगा तो ज़्यादा स्टिफ होता चला जाएगा और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी लूज़ होती चली जाएगी। इसी तरीके से
थर्मल इंसुलेशन की अगर हम बात करें, ज़ाहिर है थर्मल इंसुलेशन के बारे में हम लोगों ने फाइबर प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था कि हीट का पास होने से रोकने की जो प्रॉपर्टी होती है उसे हम थर्मल इंसुलेशन कहते हैं। सर्दियों के सीज़न में ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, विंटर सीज़न में। तो ज़ाहिर है थर्मल इंसुलेशन कब होगी? जब वाइब्रेशन ना हो सकेगी। वाइब्रेशन कहाँ ज़्यादा आसानी से पॉसिबल है? क्रिस्टलाइन रीजन में, क्योंकि चेन्स यहाँ पे करीब करीब हैं, ठीक है। वाइब्रेशन के थ्रू हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी बड़े आराम से। लेकिन क्रिस्टलाइन रीजन में एम्प्टी स्पेसेस हैं, एम्प्टी स्पेसेस है तो हीट इतने आराम से ट्रांसफ़र नहीं हो सकेगी, क्योंकि मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेगा भी तो दूसरी चेन से नहीं टकरा सकेगा, क्योंकि गैप ज़्यादा है। तो वाइब्रेशन के थ्रू हीट ट्रांसफ़र होना कंपैरेटिवली मुश्किल है। तो जितना ज़्यादा एमॉर्फस रीजन होगा उतनी हाई थर्मल इंसुलेशन होगी। तो थर्मल इंसुलेशन से एमॉर्फस रीजन का डायरेक्ट रिलेशन होता है, क्रिस्टलाइन रीजन का इन्वर्स रिलेशन होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें। अब ज़ाहिर है क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस के प्रोपोर्शन को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फाइबर फॉर्मेशन हम रेट ऑफ सॉलिडिफिकेशन के थ्रू क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस को कंट्रोल करते हैं। अगर मैं स्लो सॉलिडिफिकेशन करूं तो पॉलीमर चेन्स को अरेंज होने का टाइम मिल जाएगा और कौन सा स्ट्रक्चर डेवलप होगा, उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्रिस्टलाइन रीजन डेवलप होगा। अगर मैं रैपिडली सॉलिडिफाई करूं तो पॉलीमर चेन्स को अरेंज होने का टाइम नहीं मिलेगा और रैंडम पैटर्न में अरेंज होंगी वो, ठीक है। जिसका मतलब फास्ट सॉलिडिफिकेशन से कौन सा रीजन जनरेट होगा? एमॉर्फस रीजन जनरेट होगा, ठीक है। ये चीज़ हमें पता कैसे चलेगी? डिफरेंट तरीके के टेस्ट होते हैं, डिफरेंट तरीके के टेस्ट के थ्रू हम एक तरीके से क्रिस्टलाइनिटी के बारे में पता कर रहे होते हैं। फिलहाल ये याद रखिएगा कि एक्सरे डायफ्रैक्शन के थ्रू हमें क्रिस्टलाइन रीजन की परसेंटेज पता चल जाती है कि फाइबर में कितना % क्रिस्टलाइन रीजन है। उसे हम 100 में से माइनस करके एमॉर्फस रीजन की भी परसेंटेज पता लगा लेते हैं। अब सवाल ये है कि इसको पढ़ के फ़ायदा क्या होगा? देखें, एग्जाम्पल के तौर पे एक छोटी सी एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लेते हैं। सपोज करें हमारे पास सेम टाइप ऑफ फाइबर है। एक मेरे पास मैंने बहुत कंपैरेटिवली फास्ट रेट ऑफ सॉलिडिफिकेशन से बनाया, एक मैंने स्लो रेट ऑफ सॉलिडिफिकेशन से बनाया। ये स्लो रेट ऑफ सॉलिडिफिकेशन से बनाया और ये वाला फास्ट रेट ऑफ सॉलिडिफिकेशन से बनाया। अब क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस का प्रोपोर्शन मैंने यहाँ दिखाया। ए फाइबर के अंदर क्रिस्टलाइन रीजन भी 50% है, एमॉर्फस रीजन भी 50% है। वहीं मैं बात करूं बी फाइबर की, तो बी फाइबर के अंदर 70% क्रिस्टलाइन रीजन है, 30% एमॉर्फस रीजन है। तो अगर मैं ये सोचूंगी इन दोनों में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, तो स्ट्रेंथ देखने के लिए हम हमेशा क्रिस्टलाइन रीजन का कंपैरिजन करेंगे। तो जाहिर है इन दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? बी वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि उसके अंदर क्रिस्टलाइन रीजन ज़्यादा है। अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई डाई किस में ज़्यादा पेनिट्रेट करेगी, तो जाहिर है डाई पेनिट्रेट या डाई एब्जॉर्ब कब होगी, कहाँ होगी? जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा एमॉर्फस रीजन होगा। तो एमॉर्फस रीजन इन दोनों में ज़्यादा किसका होगा? ए वाले का, क्योंकि यहाँ 50% है, यहाँ 30% है। तो जाहिर है डाई अपटेक यहाँ पर ज़्यादा होगा, डाई की डेप्थ, क्रिटिकल डेप्थ यहाँ ज़्यादा अचीव होगी। इसी तरीके से अगर मैं ये पूछूं आपसे कि इन दोनों में से ज़्यादा हाई ड्रेप या हाई फ्लेक्सिबिलिटी किस में होगी, वो भी जाहिर है एमॉर्फस रीजन पे डिपेंड कर रही है। तो एमॉर्फस रीजन इसमें ज़्यादा है, इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़्यादा होगी। अगर मैं थर्मल इंसुलेशन के बारे में पूछ रहा हूँ तो थर्मल इंसुलेशन भी उसके एमॉर्फस रीजन पर डिपेंड कर रही होगी। इसी तरीके से अगर मैं वेट की बात करूँ तो हैवी वेट फाइबर कौन सा होगा, तो वो डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा होगा। डेंसिटी ज़्यादा हाई किस बेसिस पे डेंसिटी चेक करते हैं? क्रिस्टलाइन रीजन पे चेक करते हैं, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन रीजन हमारे पास बी वाले फाइबर का ज़्यादा है, तो डेंसिटी भी इसकी ज़्यादा है। ज़ाहिर है डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से इसका वेट भी ज़्यादा होगा, ठीक है। लाइट वेट फाइबर ए होगा क्योंकि क्रिस्टलाइन रीजन उसमें कम है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इसकी स्टिफनेस की बात करूं तो स्टिफनेस डिपेंड करती है क्रिस्टलाइन रीजन पे। तो क्रिस्टलाइन रीजन कहाँ ज़्यादा है? बी वाले फाइबर में ज़्यादा है। तो इस तरह से बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चीज़ें जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हमें बारीकी से समझ में आती जाएंगी। आगे चलते हैं। अब जो क्रिस्टलाइन रीजन हमने पढ़ा उसका फाइबर एक्सेस के साथ जो रिलेशन होता है या फाइबर एक्सेस के साथ जो अरेंजमेंट होती है उसे हम ओरिएंटेशन कहते हैं, ठीक है। सपोज करें, समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक फाइबर का स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है। फाइबर के स्ट्रक्चर के अलोंग मैंने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी है। इस इमेजिनरी लाइन को हम क्या कहेंगे? फाइबर एक्सेस कहेंगे,
ठीक है। इस फाइबर के अंदर मैंने 3 क्रिस्टलाइन रीजन बनाए हैं। समझाने के एतबार से यहाँ पे 3 क्रिस्टलाइन रीजन है, बड़े गौर से समझें। ये क्रिस्टलाइन रीजन की जो डायरेक्शन है, इसके फाइबर एक्सिस के साथ 90 का एंगल बन रहा है। इस क्रिस्टलाइन रीजन का फाइबर एक्सिस के साथ 90 से कम एंगल बन रहा है, और ये वाला क्रिस्टलाइन रीजन फाइबर एक्सिस के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो जो क्रिस्टलाइन रीजन ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर एक्सिस के अलॉन्ग होगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर एक्सिस के पैरेलल होगा, उसके अंदर हाई ओरिएंटेशन है। जितनी हाई ओरिएंटेशन होगी उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, उतना स्टिफ फाइबर होगा, उतनी उसकी बेहतर डायमेंशनल स्टेबिलिटी होगी, उतनी ज़्यादा रेजिलियंस होगी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, क्रिस्टलाइन रीजन सिर्फ होना ज़रूरी नहीं है, वो ज़्यादा से ज़्यादा ओरिएंटेड फॉर्म में होगा, फाइबर एक्सिस के अलॉन्ग होगा, तो उसके अंदर स्ट्रेंथ और उसकी टेंसाइल प्रॉपर्टीज़ भी कंपैरेटिवली ज़्यादा बेहतर होंगी। अब ये कंट्रोल कैसे करते हैं हम? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फाइबर फॉर्मेशन हम उसको ड्राफ्ट करते हैं। ड्राफ्ट करेंगे जितना ज़्यादा, उतनी ज़्यादा उसके क्रिस्टलाइन रीजन पैरेलल होते जाएंगे फाइबर एक्सिस के साथ, और उतनी ज़्यादा उसकी प्रॉपर्टीज़ इम्प्रूव होती जाएंगी। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हम ओरिएंटेशन ला के कंट्रोल कर सकते हैं। ओरिएंटेशन लाने के लिए क्या किया जाता है? ड्राफ्टिंग की जाती है। बेसिकली ओरिएंटेशन क्या है? डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, अरेंजमेंट ऑफ क्रिस्टलाइन रीजन अलोंग फाइबर एक्सिस इज कॉल्ड ओरिएंटेशन। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया, फिर हमने पॉलीमर चेन अरेंजमेंट डिस्कस करी। उस पॉलीमर चेन की जो क्रिस्टलाइन रीजन थे, उस क्रिस्टलाइन रीजन की अरेंजमेंट हमने फाइबर एक्सिस के साथ डिस्कस करी। ठीक है, किस तरीके से लाई जाती है ये भी देख लिया हमने। फिर हम आ जाते हैं और बारीकी की तरफ कि अगर मज़ीद इसको जूम करके देखें तो फिर हमें पॉलीमर चेन का जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो नज़र आएगा, और केमिकल स्ट्रक्चर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को बड़ी बारीकी से इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। तो ये चीज़ भी हमें पता होनी चाहिए। पॉलीमर केमिस्ट्री की बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए ताकि किसी हद तक आप फाइबर की प्रॉपर्टीज़ प्रेडिक्ट कर सकें। ठीक है, जैसे पॉलीमर चेन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पोलैरिटी है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, इसी तरीके से टेंसाइल स्ट्रेंथ को भी कंट्रोल करेगा डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ सेकेंडरी बॉन्डिंग इट कंटेन्स। ठीक है, किस तरह के फ्लूइड्स के साथ उसका इंट्रैक्शन है वो भी पोलैरिटी पे डिपेंड करेगा। मतलब अगर नॉन पोलर फाइबर है तो वो ऑयल लाइक फ्लूइड्स के साथ उसका इंट्रैक्शन ज़्यादा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर ऑयल स्टेन्स चिपकेंगे। वहीं अगर हम बात करें कि उसका इंटरेक्शन पानी के साथ ज़्यादा है तो वो उसी केस में पानी के साथ उसका इंटरेक्शन ज़्यादा होगा जब उसका पोलर नेचर होगा। ठीक है, तो केमिकल स्ट्रक्चर बहुत सारी बेशुमार प्रॉपर्टीज़ को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। ये सारी चीज़ें हमने फाइबर मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड डिस्कस करी हैं। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में बाकी सारी चीज़ें स्टडी करते हैं और पॉलीमर की बेसिक्स समझते हैं।